एक्सपेक्ट करता है, वो सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है। करेक्ट। है ना? कि सपोर्ट, फुल सपोर्ट होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशंस, कि तुमने ये किया तो ही सपोर्ट मिलेगा या तुमने ऐसा कर पाए तो ही सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए। दूसरा तो ये होता है कि जो हमारे यूजुअली इस चीज़ को बच्चे बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड करते हैं, पर जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे स्लीप हो गया, एपेटाइट हो गया, इसको मेंटेन करके रहना होता है। जैसे यूजुअली अभी सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है सोशल मीडिया, तो हर बच्चे के पास एक फ़ोन होता है ना? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र होता है उसका, है ना? एंड सोशल मीडिया पे अगर आप देखें ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, रियल नहीं होती हैं। सोशल मीडिया विल ओनली शो यू द पॉजिटिव साइड। उसमें बच्चे को क्या लगेगा कि जैसे जो भी वो अपने जो भी सोशल मीडिया में वो देख रहा है, उसको तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी कि इसके लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है, उसके लाइफ में इतना अच्छा हो रहा है। वो क्या करेगा, अपने आप से कंपेयर करने लग जाएगा, करेक्ट। है ना? तो सोशल मीडिया का भी थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही आप बंद कर दो, बट थोड़ा-सा एक लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। एक यूज़ इस तरह से होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे हो। आप नहीं, इसमें भी तो एक फिनोमिनन है, जो चीप डोपामिन। हुँ। ये डिस्कशन बहुत चलती है कि देखिए ऐसा नहीं है बच्चों को ही है, ये हमारे साथ भी है। हम भी फ़ोन में लगते हैं तो आधा घंटा 1 घंटे तक आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, सब चीज़ें रहते हैं। लेकिन इसका बॉडी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने बताया, इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट रील्स आते हैं, इवन यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आते हैं, है ना? बिल्कुल शॉर्ट-शॉर्ट मिनट के होते हैं, 1 मिनट का होता है या 30 सेकंड्स का होता है। उसमें क्या होता है, जो आपकी जो अटेंशन है ना? जो अटेंशन आपकी व्हिच वाज़ डेफ़िसिट होता जाता है उसका। आपकी अटेंशन कम होती जाती है। आप एक-एक रील आप स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपका जो डोपामाइन है, उसका स्पाइक आता जाएगा। आपको अच्छा लगना। आपको अच्छा लगेगा। आपने कोई भी एक फ़नी रील देखा, डोपामाइन का स्पाइक हुआ। आपने फिर से दूसरा रील देखा, फिर से डोपामाइन का स्पाइक हुआ। वो डोपामाइन स्पाइक के लिए फिर बच्चे क्या करता है, और ज़्यादा करने लग जाता है। नॉट जस्ट बच्चे, एक्चुअली एडल्ट्स आल्सो, एवरीवन। और ज़्यादा फिर वो स्क्रॉल करने लग जाता है। बट उसकी वजह से क्या होता है ना, कि अब यूजुअली अगर आप नोटिस करेंगे कि आप जो 30 सेकंड का जो आप रील देख रहे हो, कंटिन्यूअसली आप जो 30 सेकंड्स का ही देख रहे हो, आपकी जो अटेंशन में डेफ़िसिट आने लग गया है। अभी अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मुझे 30 मिनट्स का वीडियो देख के दिखाओ मुझे, नहीं देख पाएँगे। है। लेकिन 2 मिनट पहले यहाँ पे रुकते हैं, समझते हैं डोपामिन क्या होता है ना? तो पहले डोपामिन बताइए, क्योंकि हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी बहुत नॉर्मल आजकल पढ़ते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोगों को ये उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। डोपामिन होता क्या है? तो डोपामाइन हमारी बॉडी का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो कि रिवॉर्ड पाथवे में रिलीज़ होता है, ठीक है? जो कि रिवॉर्ड पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद आती है, जो भी अच्छी लगती है ना? उसमें क्या होगा, डोपामाइन रिलीज़ होता है। ओके, यानी अगर बाय द वे मैं रेस में फर्स्ट आ गया, बिल्कुल डोपामाइन रिलीज़ होगा। अगर मैंने बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज डोपा की, अगर मेरे को बहुत अच्छा मैंने डांस किया, या मैंने बहुत अच्छी यानी पोएट्री सुनाई, या मैंने जोक सुनाया, और मेरे को अच्छा लगेगा, बिल दैट इज डोपामिन। बिल्कुल। लेकिन ये तो अच्छा है। बट ये क्या होता है कि जैसे बॉडी का जो नेचुरली जो मैकेनिज़्म होता है, आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है, स्लोली-स्लोली रिलीज़ होता है, स्लोली-स्लोली नीचे आता है। फिर दोबारा से वो स्टार्ट हो जाता है, वो मैकेनिज़्म। तो स्क्रॉल करने पे आपको जल्दी मिलेगा। इसमें क्या हो रहा है, स्क्रॉल करने पे या फिर इवन जब आप सब्सटेंसेस की बात करो, जैसे कोई अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है या कोई स्मोकिंग करता है, उसमें क्या होगा, डोपामाइन का स्पाइक आएगा, अच्छा। कंटिन्यूअसली स्पाइक आता जाएगा। ओके। एंड डोपामाइन स्पाइक आते-आते बहुत ज़्यादा, जैसे ही नीचे लेवल आता है डोपामाइन का, जो हमारी बॉडी होती है वो और ज़्यादा क्रेव करती है फिर ओह। डोपामाइन। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब है, सपोज कीजिए आपने ज़्यादा स्क्रॉल किया, तो आपको लगेगा आपको और ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, इसी को हम एडिक्शन बोलते हैं, जो हम जो यूजुअली पहले-पहले क्या था, सिर्फ सब्सटेंस एडिक्शन होता था। करेक्ट। अल्कोहल का एडिक्शन बोलते थे, निकोटीन का एडिक्शन बोलते थे हम। अभी धीरे-धीरे करके गैम्बलिंग डिसऑर्डर भी एक एडिक्शन है ना? और गेमिंग डिसऑर्डर भी अभी आ रहा है, जो कि एडिक्शन में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें नई-नई आने लग गई हैं। इंटरनेट एडिक्शन भी होता है। तो ओके। एडिक्शन ऐसे ही क्रिएट होता है। तो यानी आपको डोपामिन चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि डोपामिन नहीं चाहिए। हुँ। लेकिन आपको उसको उसी पॉजिटिव वे में चाहिए, मतलब सपोज कीजिए इफ यू आर डूइंग सम फिजिकल एक्सरसाइज एंड यू रिलीज डोपामिन, दैट इज अ नेचुरल फ्लो, दैट विल हेल्प बॉडी। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप स्क्रोलिंग कर रहे हैं, आप लिकर कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर और कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, दैट विल बी स्पाइक योर डोपामिन, दैट विल नॉट हेल्प योर बॉडी एट ऑल। देखिए, टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड।
तो डोपामीन अगर आपके जैसे नेचुरल बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है उस वे में अगर रिलीज हो रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है, फिर रिलीज हो रहा है, दैट इज नॉर्मल, वो बहुत नेसेसरी है। तो बट अगर आपका डोपामीन के स्पाइक्स बार बार आ रहे हैं और जैसे ही डोपामीन का लेवल आपके बॉडी में नीचे जाता है, बॉडी फिर से क्रेव करने लग जाती है वो डोपामीन, तो कहीं ना कहीं आप डिसऑर्डर लेवल पे आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है आपके लिए। तो यूजुअली ये चीज़ होती है, जैसे सब्सटेंसेस में हमने देखी है ये चीज़, गेमिंग में हमने देखी है ये चीज़, अभी सोशल मीडिया में भी ये चीज़ देख रहे हैं ये करके। लेकिन जैसे अभी आपने बोला डोपामिन, ऐसे ही हम लोग आज की डेट में डिबेट में सुनते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये है क्या? मतलब जब हम बोलते हैं ना कि कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रही है और इससे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, ये सब क्या है? देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो स्ट्रेस होता है, अगर हम स्ट्रेस की बात करें, ठीक है? तो बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके? और बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, उसमें से एक कॉर्टिसोल होता है जो कि मेन हार्मोन होता है, ठीक है? इवन एड्रेनालिन जो होता है आपका वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स होते हैं व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट। इसमें से सबसे पहला आपका आ जाएगा एमिगडाला। एमिगडाला जो होता है वो हमारा इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है। ओके। इमोशंस को प्रोसेस करता है वो, ओके, है ना? और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को स्टोर करता है वो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसे देखूं कि अगर सपोज मैंने अपने सामने एक लायन देख लिया, है ना? तो मेरे अंदर इमोशन क्या आएगा? फियर का आएगा, है ना? तो एमिगडाला वो इमोशन को प्रोसेस करेगा, जो भी सेंसरी इनपुट आ रहा है उसको इवैल्यूएट करेगा, फियर को रिकॉग्नाइज करेगा और वो मेमोरी स्टोर कर लेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ओहो। ठीक है? यानी अगर सपोज कीजिए फ्यूचर में सेम नहीं भी आया तो यू विल प्रज्यूम सेम सिचुएशन। नहीं, अगर सपोज देखिए एमिगडाला का क्या काम है? वो प्रोसेस करके रख रहा है, वो स्टोर करके रख रहा है कि फ्यूचर में अगर ये वापस से ये वाला थ्रेट आया, अगर आप उस टाइम पर ज़्यादा सेम फास्टर देखा तो रिस्पॉन्स हो। रिस्पॉन्स क्या होगा? तो एमिगडाला का इमोशनल प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है। तो बेसिकली मान लीजिए कोई भी थ्रेट या चैलेंज है, नॉट नेसेसरी कोई वाइल्ड एनिमल, कोई भी थ्रेट या चैलेंज है, एमिगडाला जो भी सेंसरी इनपुट आप ले रहे हैं उस थ्रेट से, वो सेंसरी इनपुट को वो रीएवैल्यूएट करेगा, ठीक है? फिर एमिगडाला का क्या काम होगा? वो जाके आपके हाइपोथैलेमस के पास जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? हाइपोथैलेमस का काम होता है होमियोस्टैसिस मेंटेन करना बॉडी में, बेसिकली बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखना विद रिगार्ड्स टू टेम्परेचर हो गया, मूड हो गया या हंगर हो गया, है ना? तो हाइपोथैलेमस का काम होता है आपके बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में रखना। अब हाइपोथैलेमस को जैसे ही एक्टिवेट हुआ, हाइपोथैलेमस आपका रिलीज करेगा सीआरएच, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये जाएगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस के नीचे होता है और आईज के पीछे की साइड पे होता है। जो तो पिट्यू दीज आर बेसिकली ग्लैंड्स। हाँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली उसका काम होता है हार्मोन्स बनाना और रिलीज करना। तो स्पेसिफिकली जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो रिस्पॉन्सिबल, वो इस सिस्टम में होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को जैसे ही सीआरएच क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रिगर करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर क्या करेगा? एसीटीएच रिलीज करेगा। ओके, एसीटीएच होता है आपका एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ओके, अभी एसीटीएच क्या करेगा? एसीटीएच जाएगा आपके एड्रीनल ग्लैंड्स के पास। जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, दीज आर बेसिकली स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट ओवर द किडनी, है ना? एड्रीनल ग्लैंड्स क्या करेंगे? वो रिलीज करेंगे कॉर्टिसोल। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एचपीए एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। और इसकी यानी ये आपने बताया तो बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों को मुझे लगे कुछ समझ नहीं आया होगा। लेकिन बहुत साइंटिफिक तरीका है समझने का कि देखिए अगर आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रही है आपको लगता है कि दैट इज ऑन माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में आपका हो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसको किस तरीके से प्रोसेस करती है और किस तरीके से अलग अलग इमोशन प्रोसेस होते हैं, उसमें डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने कुछ बटन दबाया और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। तो ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। जैसे ही आपका जो एचपीए एक्सेस जो अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज हो जाता है। कॉर्टिसोल हमारा मेन स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब कॉर्टिसोल का क्या काम होता है? कॉर्टिसोल का काम होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज करता है।
एंड ग्लूकोज इज बेसिकली आपको जो पावर चाहिए, जो आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए। तो कॉर्टिसोल का क्या काम होता है कि जैसे मैं किसी तरह बॉडी में बस ग्लूकोज का अवेलेबिलिटी करूँ। वो कैसे करेगा? या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, मतलब नया ग्लूकोज बनाना, या फिर इंसुलिन का सप्रेशन कर देगा, बिल्कुल। है ना? इंसुलिन का क्या काम होता है? ग्लूकोज की लेवल को कम करना। अगर आपने इंसुलिन को ही सप्रेस कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिकली बॉडी में बढ़ जाएगा। और कॉर्टिसोल का एक और काम होता है कि हमारी बॉडी में ना कुछ और फंक्शंस होते हैं जिसको हम नॉन एसेंशियल फंक्शंस होते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया या लॉन्ग टर्म रिपेयर जो ऑलरेडी बॉडी में चल रहा है, स्लो डाउन डाइजेशन। हाँ, उसको सप्रेस कर देगा टेम्पररी। ओके। टेम्पररी उसको सप्रेस कर देगा कि अभी उसका काम नहीं है ना? ताकि सारा फोकस अभी जो आप थ्रेट जिसको आप देख रहे हो उस पे जाए। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी, है ना? आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, है ना? आप अलर्ट ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है? ये तो पहला मैकेनिज्म हो गया। दूसरा एक मैकेनिज्म होता है सिंपैथेटिक एड्रिनल मेडुलरी सिस्टम, ओके। है ना? इसमें भी स्टेप बाय स्टेप होता है। तो बॉडी में जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारा, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम होता है कि बॉडी में जितने भी इनवॉलंटरी फंक्शंस जो चल रहे हैं, उसको मैनेज करता है वो। तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका जो अगेन जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा, वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ओके। कि चलो अभी हम स्ट्रेस हो रहा है तो अभी इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपका जो एड्रिनल मेड्यूला होता है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स की हम बात कर रहे थे, वो एड्रेनालिन भी रिलीज करता है। ओके। ये जो एड्रेनालिन होता है, ये भी एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। एड्रेनालिन का क्या काम होता है? वो हमारा हार्ट रेट बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, है ना? हमारी जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उसको डिविएट करेगा टुवर्ड्स द मसल्स। ओके। ठीक है? अब हिस्टोरिकली अगर आप इसका सिग्निफिकेंस देखें, तो उस टाइम पे क्या होता था जब अर्ली ह्यूमंस हंट करने जाते थे, है ना? तो उस टाइम पे अगर सपोज उनका किसी वाइल्ड एनिमल के साथ उनका सामना हो गया, तो उस टाइम पे क्या करेगा? एड्रेनालिन उनकी हेल्प करेगा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। हार्ट रेट बढ़ा देगा, बीपी बढ़ा देगा, मसल्स में ब्लड फ्लो सर्कुलेट करवाएगा ताकि आप भाग जाओ। हाँ, यानी बेसिकली उस समय ज़रूरत ये है उस कि वक़्त आप ज़रूरत लड़ने बिल पे एनर्जी लगाएँ बनिस्बत इसके कि आपका डाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। हुँ, लेकिन अगर सपोज़ कीजिए ये चीज़ पर्सिस्टेंट रहेगा दैट विल इफ़ेक्ट योर बॉडी। बिल्कुल। अगर हाइपोथेटिकली आपने इस एक स्ट्रेस क्रिएट कर ली और वो कंटिन्यू परसिस्टेंस रहेगी, तो दैट इज़ बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस। ये क्या होता है? तो देखिए जैसे अब ये सारे सिस्टम्स तो ये सारे सिस्टम, ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम जो मैंने आपको बताया, ये हर किसी के बॉडी में होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है? तो जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, ये सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर जैसे ही आपका स्ट्रेस रिज़ॉल्व होने लग जाता है, तो जो कॉर्टिसोल जो रिलीज़ हुआ था, वो फिर से सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को कि प्लीज़ स्टॉप रिलीजिंग नाउ, अब हो गया, है ना? एक स्विच ऑफ कर देगा उसको, बिल्कुल। ठीक है? तो वापस आपकी बॉडी बेसिकली अडैप्ट कर गई, है ना? सब बेटर हो गया, ठीक है? क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि आपका जो आप स्ट्रेस को एज़ अ स्ट्रेस परसीव कर रहे थे, एज़ अ थ्रेट परसीव कर रहे थे, वो जा ही नहीं रहा है। तो आपका जो एचपीए एक्सिस है, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस था, वो क्रॉनिकली एक्टिवेटेड है। ओके। तो उससे क्या हो रहा है? जो कॉर्टिसोल लेवल है आपकी बॉडी में, वो परसिस्टेंटली रिलीज होता जा रहा है ना? परसिस्टेंटली सर्कुलेट होता जा रहा है। इवन जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम था, है ना? बॉडी में एक सिंपैथेटिक ओवरलोड क्रिएट हो गया है ना? जिसमें एड्रेनालिन बार-बार रिलीज होता जा रहा है। ठीक है? यूजुअली क्या होता था कि अगर स्ट्रेस किस लेकिन इसमें मतलब अगर सही में थ्रेट भी नहीं है तब भी तब भी यानी सिस्टम यानी हमारी बॉडी को पता ही नहीं है कि वो कौन सी चीज़ हाइपोथेटिकल है, कौन सी चीज़ प्रैक्टिकली सामने नज़र आ रही है। अगर मैं ये सोच लूँ कि सांप सामने है, सो दैट अब हमारी बॉडी का रिएक्शन ऐसे रहेगा कि सांप सामने है। इट डू नॉट सेग्रीगेट कि आपको रियलिटी में सांप है या नहीं है। देखिए ये यानी अगर लेमैन हिसाब से मैं समझना चाहूँ कि जैसे सपोज़ कीजिए जब हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो हमारा जो यूज़ केस आता है वो ज़्यादातर ऐसा आता है जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है या मेरा बॉस के साथ कुछ आर्गुमेंट हो गया है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो कुछ ना कुछ तो जैसे हम लोग यहाँ पे थे कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका सिस्टम हाइपोथेटिकली प्रिज्यूम करता है कि कोई थ्रेट है। एक थ्रेट ऐसी है जो प्रैक्टिकली आपको सामने नज़र आ रही है कि ये थ्रेट है। ये आपने सामने देखा कि जो नेचुरली जब पहले की बात करेंगे जैसा आपके सामने सांप है अंडरस्टूड, आपके सामने से गाड़ी आ रही है दैट इज़ अंडरस्टूड सामने से आ रही है। लेकिन आप खाली प्रिज्यूम कर रहे हैं एक चीज़ कि सांप है या नहीं है
और आप बेड पे लेटे हुए और खाली ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं। तो जो हाइपोथेटिकल एजम्पशन है, जो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, क्या हमारी बॉडी को ये पता नहीं, सेग्रीगेट नहीं कर सकता है कि ये नेचुरल फिनोमिनल है और ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है? देखिए यूजुअली क्या होता है कि जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो उस पर्सन के लिए वो हाइपोथेटिकल नहीं है। तो जब अगर हम इस सिचुएशन को समझे कि आपकी बॉडी को ये नहीं पता है कि कौन सी स्ट्रेस ऐसी है जो नेचुरल है, जैसे आप प्रेज्यूम कर रहे हैं कि आपको शेर आ रहा है लेकिन आपके सामने शेर नहीं है, या फिर आपके सामने सांप है लेकिन सांप नहीं है, आपके सामने कोई गाड़ी आ रही है लेकिन गाड़ी नहीं है, तो हमारी बॉडी क्या ये समझ पाती है या मैकेनिज्म हमारा ये अंडरस्टूड कर पाता है कि ये आपका नेचुरल फिनोमिनन है और ये हाइपोथेटिकल फिनोमिनन? तो इस पॉइंट में फिर साथी संघ आता है, क्योंकि साथी संघ मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहा है, और जो हमारे टूल हैं, इवन जो हमारे असेसमेंट टूल हैं या फिर हमारा 1-to-1 काउंसलिंग सेशन है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प पीपल्स। तो जहाँ तक आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं वहाँ तक ठीक है, और जब आपको बेसिकली किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है, चाहे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो या फिर आपको कुछ असेसमेंट करना हो या फिर इवन यू कैन ऑल्सो गो फॉर योगा सेशन में जाए, तो इन सब चीज़ों का भी कोई पॉजिटिव इफेक्ट डलता है बेसिकली पेशेंट्स के लिए। और आज की डेट में क्या है कि लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन जा नहीं रहे, चाहे साइकोलॉजिस्ट की बात करें। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट से बात करना, लोग ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट से बात करने का मतलब यही है जब मैं पागल हो जाऊंगा तभी मैं बात करूंगा। तो साइकोलॉजिस्ट से बात करने में क्या क्राइटेरिया है कि कब आपको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट से बात करना चाहिए? देखिए बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकेट्रिस्ट होता है, दे आर प्रोफेशनल्स, है ना? जब भी आप किसी को, यूजुअली आप किसी को भी बोलेंगे ना कि आप जाते साइकेट्रिस्ट से बात करो या आप साइकोलॉजिस्ट से जाके बात करो, पहला तो एक स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है मेंटल हेल्थ को लेके, है ना? जैसे कि आपने पहले बोला था, दूसरों में हम फिर भी बोल सकते हैं, दूसरों में हम फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उसको इश्यू हो रहा है ना? अपने में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। खुद में ऐसा लगता है कि क्या है ये? हो जाना चाहिए, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा है इस चीज़ को लेके, ठीक है? इसलिए कितनी बार जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है ना, जब बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तब जाके वो प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। जब उनको डिस्फंक्शन बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है कि अब तो मैं फंक्शन ही नहीं कर पा रही हूँ। Oui. तो देखिए, यही है कि जैसे पहले तो अवेयरनेस होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे एंग्ज़ायटी की बात की, है ना? किसी को अगर पर्सिस्टेंटली एंग्ज़ियस स्टेट में अगर वो है, बार-बार उसको दिल धड़कता है, उसका पैल्पिटेशंस होती रहती हैं, उसकी हाथ-पैर काँपते रहते हैं, उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वो चीज़ें सोच नहीं पाता है, डिसीज़न ठीक से नहीं ले पाता है। तो उस टाइप का ये समझ में आ जाना चाहिए, कहीं न कहीं देखो मुझे डिस्फंक्शन हो रहा है, बिल ठीक है? और उस केस में एटलीस्ट सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट से तो असेसमेंट करवाएं, या फिर जैसे आजकल जो ऑनलाइन असेसमेंट टूल है, एक असेसमेंट करके देखें, जैसे आरती संघा के पास भी एक असेसमेंट टूल है, उसको असेस करके देखें। और वहाँ पे अगर आपको कुछ फैक्टर लगता है कि ठीक है, मैंने साइकोलॉजिस्ट से बात की और जो साइकोलॉजिस्ट है इफ दे कैन रिफर टू मेडिकल हेल्प, तो उस मेडिकल हेल्प को लें, बनिस्बत इसके कि आप उसी सेम जद्दोजहद से गुजरते रहे और प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे अपने लिए। तो ये पार्ट तो अच्छा रहा मेरे हिसाब से। बहुत सारे लोगों को ये समझ आया होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस होता क्या है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग स्पेसिफिकली एक टॉपिक कवर करेंगे, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो क्रॉनिक स्ट्रेस के लिए आप कंटिन्यू वॉच करते रहे और नेक्स्ट सेक्शन में देखें कि क्रॉनिक स्ट्रेस होता क्या है। और आज की डेट में जो क्रॉनिक स्ट्रेस की बात करेंगे, दैट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस, इट ऑल्सो ट्रिगर लॉट ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर आप बात करें कि आपको बीपी हो रहा है, अगर आप बात करें बहुत अलग क्रॉनिक डिजीज हैं जो ट्रिगर करती है स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस को, इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे पार्ट 2 में। तो जुड़े रहिए, अभी पार्ट 2 आने वाला है।